हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक स्क्वायर शीट है और ये इस तरीके से दो हिंज से बंधी हुई है और यहाँ पे इस तरीके से लटकी रहेगी इक्विलिब्रियम में। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg और यहाँ पे हम सिमेट्री से देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे इस तरीके से और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg/2। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे सेम हमने शीट को लटका रखा है, लेकिन इस बार यहाँ पर हमारे पास दो रस्सियाँ हैं। तो इन दोनों रस्सियों में हमारे पास कुछ टेंशन होगी, टी यहाँ पर इस तरीके से, टी यहाँ पर इस तरीके से। अगेन हम देख सकते हैं टेंशन विल बी इक्वल टू mg/2, क्योंकि यहाँ पर टोटल फोर्स mg लग रहा है तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पर हमारे पास दो स्प्रिंग से सेम शीट को हमने लटका रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर k है, यहाँ पर भी वैल्यू k है, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे कुछ फोर्स होगा, उसकी वैल्यू भी mg/2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो इस तरीके से फोर्सेस लगने हैं। और इसके हिसाब से हम इसका कुछ एक्सटेंशन भी पता कर सकते हैं, भाई कितनी स्प्रिंग एक्सटेंड हुई होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं यहाँ से इस हिंज को तोड़ दूँ, गायब कर दूँ एकदम से ऐसे, यहाँ से इस रस्सी को काट दूँ और यहाँ से स्प्रिंग को इस तरीके से काट दूँ। तो इन तीनों केसेस में हमारे पास इसका मोशन किस तरीके का होगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक केस है हिंज वाला, एक केस है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग वाला, एक केस है हमारे पास स्प्रिंग वाला, और तीनों केसेस को सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आज और कंपेयर करते हैं। जब हम यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट। अब देखो ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो हमारे पास एक्चुअली ये जो शीट है ना, इसका प्योर रोटेशन होगा, ये यहाँ से इस तरीके से घूम जाएगी अबाउट दिस एक्सिस। तो बहुत ही सिंपली हम पता कर सकते हैं भाई यहाँ से इस तरीके से mg लगा होगा, इसका कुछ टॉर्क होगा, उसके कारण यहाँ पर हमारे पास कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आई अल्फा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे अल्फा पता चल गया तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किस तरफ है वो भी मैं पता कर सकता हूँ, है ना। यहाँ से r टाइम्स अल्फा मेरे पास इस तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। ये वाला केस बहुत ही थोड़ा अजीब सा होता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, देखो मैं जैसे ही इसको काट दूंगा तो हमारे पास नीचे की तरफ mg का फोर्स लग रहा था, टेंशन का फोर्स सिर्फ इस तरफ हो सकता है। अब यहाँ पे तो मुझे पता था कि भाई इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर था, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी मूव कर सकता है। और यहाँ पे हमें एक्चुअली कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसका मोशन किस तरीके से हो सकता है। ये पॉइंट सिर्फ एक सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर सकता है, क्योंकि ये इस रस्सी से बंधा है ना, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्चुअली हम कंडीशन ये लगाते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। इसका एक्सेलरेशन या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। ऑलराइट। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि बताओ भाई इस पूरी की पूरी शीट में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसका नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है? तो अगर है तो हम बोल देंगे भाई दिस वाज एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तीसरा केस हमारे पास स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग में और क्या चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, देखो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं काट दूंगा इस टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मुझे नहीं पता कितनी होने वाली है, वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन स्प्रिंग के केस में क्या होता है, हमारे पास जो स्प्रिंग का फोर्स होता है kx। अब इंस्टेंटली स्प्रिंग में एक्सटेंशन चेंज नहीं होता, ये वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉइंट ऊपर नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखो क्या था, टेंशन का फोर्स एकदम से चेंज हो सकता था, लेकिन ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकता था। यहाँ पर फोर्स एकदम से चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका इस दिशा में एक्सेलरेशन हो सकता है, इसका इस दिशा में भी एक्सेलरेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये कट जाएगा तो जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा वो होगा mg/2, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा mg। इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा। अगेन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, बताओ क्या पूरी की पूरी इस शीट पे कोई भी पॉइंट है जिसका नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है? तो इन तीनों क्वेश्चंस को जैसे ही हम कर लेंगे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने वाले। स्टार्ट करते हैं हमारे हिंज वाले ऑप्शन से। तो हिंज के लिए अगर मैं बात करूँ, इस केस में हमारे पास देखो क्या होने वाला है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं है, शीट है। यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज है। तो हमें एक चीज़ तो पता है, यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से अल्फा आने वाला है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान, फोर्सेस बनाओ। देखो भाई यहाँ पे हो सकता है कुछ नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही हो, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ ऊपर की तरफ लगेगी, कुछ भी डायरेक्शन उसका हो सकता है, मुझे नहीं पता। ऑलराइट। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि इसके अलावा एक फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा इस तरीके से mg। और अगर मैं बात करूँ mg के ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास l/2। तो mg के कारण हमारे पास कुछ टॉर्क आ जाएगा, उसको लिख सकता हूँ mg × l/2। दिस मस्ट बी इक्वल टू I टाइम्स अल्फा।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मुझे नहीं पता, आई पता करना अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। देखो मुझे इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तो आप समझ सकते हो ये हमारे पास एक रॉड की तरह है, उसी रॉड को खींच रखा है। और हमने देखा था हमारे बेसिक वाले मॉड्यूल में कि जब भी मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है तो यहाँ पे जो भी मास था उसी को चौड़ा कर दिया है, इस मास का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। तो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करूँ, है ना, यहाँ पर अगर मेरे पास ये शीट है, इस एक्सिस के अबाउट मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता है, ml² डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास आप इसको ऐसे समझ सकते हो भाई, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से घुमा रहा हूँ तो अगर मेरे पास इस तरीके से एक रॉड होती मास m और लेंथ l की तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। अब इसी रॉड को मैंने खींच करके स्ट्रेच करके ऐसे एक शीट बना दिया है, कोई भी मास है जो यहाँ पे था उसका डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। ये सब हम देख चुके हैं। तो हमारे पास ml²/3 यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी ml² डिवाइडेड बाई 3। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आई की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाती है, आई इज इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाई 3 प्लस ml² डिवाइडेड बाई 3। ये एक प्लेनर बॉडी है और प्लेनर बॉडी के लिए हम इस तरीके से दो परपेंडिकुलर एक्सिस के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको ऐड करते हैं तो तीसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2ml² डिवाइडेड बाई 3। जैसे ही इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे आपको मिल जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ml² डिवाइडेड बाई 3। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 था, दिस वॉज 2ml² डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर m से m कट जाता है, एक l से l कट जाता है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है अल्फ़ा इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाई 4l। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जो अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई। सवाल पूछा जाएगा कि बताओ हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर से होगा इस तरीके से, ये होगा मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, क्योंकि ये अल्फ़ा से इस तरीके से घूम रहा है और कोई भी हमारे पास उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r इंटू अल्फ़ा। आर की वैल्यू है, देखो ये वाली जो टोटल लेंथ होती है ये होती है l√2, उसका हाफ हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l/√2, l/√2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 3g/4l। इसकी वैल्यू हो जाएगी l से l कट जाए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3g/4√2 और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखते हैं हमारे इस केस में कैलकुलेशंस किस तरीके से होंगी। इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर ये जो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शंस है उसको किस तरीके से पता कर सकते हो। तो देखो अब बहुत ही सिंपल ये चीज़ हो चुकी है। हमारे पास इस ब्लॉक को देखो, उसके ऊपर नीचे की दिशा में फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की दिशा में फोर्स लग रहा है कुछ n1 लेट से, उसके कारण इसका नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट है ना, इसका हमारे पास एक्सेलरेशन इस तरफ आया, उसका कुछ कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से आप ये वाली नॉर्मल रिएक्शन पता कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का एक ये वाला कंपोनेंट है, उसके कारण देखो ये जो एक्सेलरेशन है उसका इस दिशा वाला कंपोनेंट आने वाला है। तो इस तरीके से आप दोनों के दोनों नॉर्मल रिएक्शन को भी पता कर सकते हो। इस तरीके से हमने इसका अल्फ़ा पता किया, फिर उसका इसका एक्सेलरेशन पता किया, एक्सेलरेशन पता किया, अब उसके दोनों कंपोनेंट किए, उसके हिसाब से हम ये दोनों हिंज की जो रिएक्शंस है उनको भी पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट केस जो कि ये स्ट्रिंग वाला है, जिसमें स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा। स्ट्रिंग के केस में हमारे पास यहाँ से एक स्ट्रिंग को हमने काट दिया। पहले इसमें जो टेंशन थी वो कितनी थी, mg डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें कितनी टेंशन है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता, उसका डायरेक्शन अभी क्या होगा। यहाँ पे जो भी टेंशन लग रही होगी उसका डायरेक्शन तो इसी दिशा में हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट इसके डायरेक्टली नीचे है। टेंशन सिर्फ ऐसे ही लग सकती है, टेंशन इधर वाला फोर्स तो लगा ही नहीं सकती। तो हमें एक चीज़ ज़रूर पता चल जाती है, भाई यहाँ पर इसमें जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन का टी लग रहा है, साथ में इसके ऊपर कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा यहाँ पर mg। अब इसके हिसाब से मुझे कैलकुलेशंस करनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि इसका रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि भाई इस पॉइंट के अबाउट की प्योरली रोटेट करने वाली है तो फिर मैं उसके हिसाब से इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर लेता, लेकिन अभी तो ये पॉइंट खुद इधर उधर जा सकता है, तो मुझे नहीं पता इसका
कौन सा वाला पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। हो सकता है यहाँ कोई पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट कर रही हो, यहाँ कोई पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट कर रहा हो, यहाँ कोई, खैर ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हम मान लेंगे कि भाई हमारे पास इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, और उसके हिसाब से इसका कुछ रोटेशन होगा, तो इसका कुछ अल्फा की वैल्यू होगी। अब एक बात बताओ, इसका अल्फा को तो मैं मान लूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ अल्फा हमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे फील आ रही है यहाँ पर टेंशन का जो टॉर्क है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। इसका एक्सेलरेशन किस दिशा में हो सकता है, एक्सेलरेशन के लिए हमें नेट फोर्सेस देखने होते हैं। इस इंस्टेंट पे हमारे पास नीचे की तरफ एक फोर्स है, ऊपर की तरफ एक फोर्स है। इस जो भी शीट है इसका नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ ही हो सकता है, क्योंकि एक्स दिशा में अभी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब हमारी इस तरीके से मान लो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी होगी और यहाँ पर ये इस तरीके से पॉइंट कुछ आ गया होगा, फिर हो सकता है यहाँ पर टेंशन टेढ़ी लग रही है, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन एक्स वाई डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, अभी तो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका एक एक्सेलरेशन भी अज्यूम करेंगे कि भाई हमारे पास ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले फोर्स के बैलेंस की इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास नीचे की तरफ लगा mg, ऊपर की तरफ लगा टेंशन, इसके कारण हमारे पास आए मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन की एक ही मैग्नीट्यूड है तो बस इसको a ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन टॉर्क वाली लिख देते हैं। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू टेंशन इंटू L/2, है ना। ये टॉर्क मैंने किस पॉइंट के अबाउट लिख दिया, हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है वो सिर्फ इस टेंशन का लग रहा है, इस mg का तो नहीं होगा यहाँ पर। उसके कारण इसका कुछ अल्फा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, है ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास का इनटू अल्फा। अब आई सेंटर ऑफ मास पता करना अपने आप में फिर से वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का गेम बन गया। यहाँ पर इस एक्सिस पे जो हमारे पास आई होगा उसको आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इस तरीके से होगा कुछ ये है, इसके अबाउट मेरे पास होगा कुछ आई एक्स, इसके अबाउट मेरे पास कुछ होगा यहाँ पर इस तरीके से आई वाई, और उसके कारण इस दिशा में मेरे पास आ जाएगा आई, इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे जो आई एक्स की वैल्यू है और आई वाई की जो वैल्यू है वो दोनों एक्चुअली सेम है, वो है ml² डिवाइडेड बाई 12। तो आई की वैल्यू हो जाती है आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई विच विल बी इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाई 6, है ना, उसका डबल हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हम जेई मेन वाले मॉड्यूल में कर भी चुके हैं। और राइट, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। टेंशन मेरे को नहीं पता, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता। मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, वेरिएबल 3 है। क्या किया जाए, हमें एक इक्वेशन अभी और चाहिए। टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, तीसरी इक्वेशन कहाँ से आ सकती है। तो जो तीसरी इक्वेशन है वो एक्चुअली आएगी हमारे पास कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट का मतलब हमें पता है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो तीसरी इक्वेशन हमें कंस्ट्रेंट की लिखनी है। कंस्ट्रेंट, अगर मैं इसको बोल दूं पॉइंट ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए का जो y कंपोनेंट होगा वो 0 होना चाहिए। इसका y कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आया। इसका एक्सेलरेशन, अब देखो इसके एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखोगे। अगर हमारे पास कोई बॉडी है जो नीचे उसका कुछ एक्सेलरेशन है, उसका कुछ अल्फा है, तो उसके किसी भी पॉइंट का हम एक्सेलरेशन किस तरीके से लिखते थे। अगर मुझे इस पॉइंट का लिखना है एक्सेलरेशन, तो एक इस तरीके से एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस हमारे पास यहाँ पर रोटेशन के कारण आएगा इस तरीके से ऐसे आर इंटू अल्फा, करेक्ट, जहाँ पे हमारे पास ये रेडियस आ जाता है। तो उसको मैं ध्यान से बना भी देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। हमारे पास ये है सेंटर ऑफ मास, इसका ACM है, और इसके कारण यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक इस तरीके से ACM, और हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एक
आर इंटू एल्फा, जहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर है। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ, पहले तो बताओ मुझे ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर था तो ये वाला एंगल आने वाला है हमारे पास 45 डिग्री, है ना। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ACM मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा इंटू कॉस 45 या साइन 45, जो भी आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास अब बस वैल्यूज रखनी है। हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट समझ में आया? इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे वाले डायरेक्शन में उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं, अब इसको हमें बस सॉल्व करना है। तो देखो ए की जो वैल्यू है वो है आर, रेडियस कितना है, ये वाला रेडियस इज L/√2, है ना, L/√2 इंटू एल्फा इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हो जाता है हमारे पास अल्फा L डिवाइडेड बाय 2। अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2L/A। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं अल्फा की जगह लिख दूंगा 2L/A। यहाँ से ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ जाती है। टेंशन की जगह मैं लिख दूंगा mg माइनस ma, दिया जाएगा mg माइनस ma। टेंशन को हमने लिख दिया है mg माइनस ma। उसके बाद हमें L/2 लिखना है क्योंकि यहाँ पर L/2 था, इज इक्वल टू I, है ना, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था हमारे पास ml² इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू है 2A/L, 2A/L। अब देखो यहाँ पे क्या से क्या कट गया, हमारे पास सारे के सारे मास इस तरीके से कट गए, L² सारे के सारे L कट गए, यहाँ पर 2 से ये कट गया इस तरीके से 3। हमारे पास वैल्यू हो जाती है G इज इक्वल टू A प्लस 2A/3, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है 3G/5। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3G/5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आते ही मुझे अल्फा की वैल्यू भी पता चल जाएगी। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 2A/L, है ना, तो वो जाता है 6G/5L। करेक्ट, 6G/5L आ गई। एक्सेलरेशन हमने पता कर लिया, अल्फा हमने पता कर लिया। वेरिएशन सवाल का ही हो सकता है, बताओ क्या पूरी इस प्लेट पे कहीं कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो, या फिर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट हमारी बॉडी रोटेट कर रही हो। इसको आप किस तरीके से पता कर सकते हो? देखो यहाँ पर अगर मुझे बताना है कि कौन सा पॉइंट है जिसका नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं कैसे पता करूँगा? देखो यहाँ पर किसी भी पॉइंट का अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ भाई, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ रहा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, क्योंकि इसमें रोटेशन है अल्फा से तो मैं इस तरफ बोलता था कि भाई मेरे पास आर अल्फा से एक्सेलरेशन इधर होगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट हमने 0 कर दिए थे, कैंसिल आउट कर दिए थे, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाता है हमारे पास आर अल्फा इंटू 1/√2, जो भी आएगा इसके तरीके से आप पता कर सकते हो। इस पॉइंट का अगर आपको पता करना है तो नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हमारे पास आर अल्फा इस तरीके से आ जाएगी, दोनों का नेट रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, उसका नेट एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है। क्या कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 0 कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, आप कहीं पे भी देखोगे तो मान लो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट मुझे लग रहा है जो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ इस लाइन पे कहीं, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट का मान लो मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर अल्फा। अल्फा इस सेंस में तो हमारे पास आर अल्फा एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सभी जगह हमारे पास सेम है, लेकिन आर अल्फा की वैल्यू इस तरीके से कम ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, तो कोई एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पर ऊपर नीचे वाले दोनों के दोनों बराबर हो जाए तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ सकती है। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसको अगर मैं बोल दूं भाई दिस इज माय पॉइंट बी, लेट्स से, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी को मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर अल्फा, है ना। तो यहाँ पर आर की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L/2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, दिस विल बी L/2, L/2। अच्छा एक बात और बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ से मुझे दिखता है अल्फा की वैल्यू आई थी 2A/L, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप लिखोगे 2A/L, तो ये 2 से 2 कट गया, L से L कट जाता है और इसकी वैल्यू आप देखते हो, इसकी वैल्यू आ जाती है 0। एक्चुअली हमारा वो जो पॉइंट
जिसका नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है वो ये पॉइंट है। और एक चीज़ समझो, इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पे था, किसी पॉइंट का नीचे एक्सेलरेशन आता है, किसी पॉइंट का इधर एक्सेलरेशन आ जाता है कुछ, है ना, यहाँ पर इस तरीके से किसी पॉइंट का इधर एक्सेलरेशन आ जाता है। एक पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसकी वेलोसिटी भी नहीं है इस इंस्टेंट पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा? इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। स्प्रिंग का केस देखने में मुश्किल लगता है लेकिन एक्चुअली काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग का एक्स देखो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता ना, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है ना के एक्स, वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। तो एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। अभी इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ, जब स्प्रिंग को मैंने काटा नहीं था तो दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना रहा होगा? यहाँ पर mg था तो इधर भी mg/2, इधर भी mg/2, इसकी वैल्यू रहने वाली है mg/2। अब जैसे ही मुझे पता चल जाता है इसका फोर्स कांस्टेंट है, तो हमें पास यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली कुछ मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। इस तरफ मेरे पास लगा होगा mg, ऊपर की तरफ मेरे पास लगा होगा mg/2। उस फोर्स का मुझे डायरेक्शन भी पता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है, और जैसे ही दोनों चीज़ें मुझे पता है तो मैं बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो थोड़ी देर बाद ये घूमेगा फिरेगा, फिर हो सकता है फोर्स के डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाए, ये पॉइंट थोड़ा इधर आ जाए, कुछ भी हो जाए। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा mg माइनस mg/2 विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है g/2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वो एक्सेलरेशन आ जाता है। अल्फा को भी तुरंत पता कर सकते हैं, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी है? टॉर्क इज इक्वल टू mg/2 इंटू L/2। देखो ये फोर्स लग रहा है मेरे पास इस तरीके से, है ना, ये है मेरे पास फोर्स, और इसका ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज L/2, इसके कारण ऐसे कुछ टॉर्क लगेगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, mL² / 6 इंटू अल्फा। यहाँ से हमारे पास 2 से ये 3 कट जाता है, अल्फा की जो वैल्यू आ जाती है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, मास से भी मास कट जाएगा, 3g/2l। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है, सारी की सारी चीज़ें हमें जो भी पता करना था हमने पता कर लिया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक बात बताओ, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, या इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, या फिर क्या कोई ऐसा हमारे पास पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसका नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो? ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ पर सेम चीज़ हमें देखनी है। देखो किसी भी पॉइंट का अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ भाई, इस पॉइंट का अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस हमारे पास कुछ अल्फा है तो उसके कारण आर अल्फा इस तरीके से रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर अल्फा हमारे पास जा रहा होगा। अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 करनी है तो इसका देखो एक्स और वाई सारे के सारे कॉम्पोनेंट 0 आने चाहिए। उससे पता चलता है भाई मेरे पास इसी लाइन पे कहीं पे वो पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ मेरे पास होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ऊपर की तरफ हमारे पास आर अल्फा की वैल्यू जो होगी, अब वो रेडियस अलग अलग है तो हमारे पास आर अल्फा की वैल्यू अलग अलग होने वाली है। तो एक काम करो, यहाँ से मान लो कोई एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल है, उसका कुछ एक्सेलरेशन मुझे लिखना है ना। इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्स इंटू अल्फा। तो हमारे पास आ जाता है ए इज इक्वल टू एक्स अल्फा। अगर ये हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेट 0 हो जाएगी वहाँ पे। ऐसे केस में एक्स की वैल्यू आ जाती है a/अल्फा, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी g/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3g/2l। 2 से 2 कटता है, g से g कटता है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है l/3। तो यहाँ से l/3 डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिस पे हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो रही होगी। अच्छा क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा वो जो डिस्टेंस बताना है वो यहाँ से बताना है, तो फिर उसमें ऑप्शन आ जाएगा। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस था हमारे पास l/2, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा l/3, तो हमारे पास यहाँ पे फिर कुछ डिस्टेंस बचेगा। इस तरीके से ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है।
जल्दबाजी में गलत ऑप्शन मत मार्क कर देना। इस तरीके से आपको चीज़ें अप्रोच यहाँ पर करनी चाहिए। यहाँ पे भी किसी पॉइंट का अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस इस बार आर अल्फा नीचे की तरफ होएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस जगह मिलेगा, तो अब ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। आई थिंक इस तरफ मिलेगा, मुझे ऐसी फील आ रही है, इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।